सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 20 से 30 वर्ड से हमें लिखना है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। टोटल 6 मार्क्स इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। कि स्वतंत्र होकर काम करने से या इंडिपेंडेंट होकर काम करने से, वर्क करने से क्या 2 बेनिफिट होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 2 बेनिफिट जो होते हैं वर्किंग इंडिपेंडेंटली के। फर्स्ट है इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, कि आप अकेले काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके ऊपर होता है। सेकेंड है इंडिविजुअल्स फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, और जो व्यक्ति सेल्फ काम करता है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, वो ज़्यादा एम्पावर्ड फील करता है और रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। क्वेश्चन 7 है, ऑल पीपल लुक फॉरवर्ड टू वेकेशंस फॉर डी स्ट्रेसिंग एंड रिजुनेशन, स्टेट एनी अदर 2 ways बाई विच पीपल कैन मैनेज स्ट्रेस। तो देखिए लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस या तनाव भगाने के लिए वेकेशंस में जाते हैं, वहाँ से फिर से एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि और कौन से 2 तरीके हो सकते हैं कि लोग जिससे अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके, फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, स्कीपिंग और एनी स्पोर्ट्स रिलीव्स स्ट्रेस बाई स्टेबलाइजिंग मूड, इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम एंड इंड्यूसिंग स्लीप। तो देखिए जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है, जो कि वॉकिंग के फॉर्म में होगा या स्कीपिंग के फॉर्म में होगा या किसी भी खेल के तरीके से हो सकता है, इससे मूड जो है ना स्टेबलाइज होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और गहरी नींद आती है। सेकेंड है योगा। योगा इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्टर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस्ड टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो योगा में जो है ना सीरीज ऑफ पोस्टर्स, माने जो शरीर के अलग अलग योगाभ्यास होते हैं और ब्रीदिंग योगासन प्राणायाम होते हैं, इनके द्वारा आदमी जो है अपने बॉडी और माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन अ फाइल फोल्डर बी कॉपीड यूजिंग कीबोर्ड। कि एक फाइल और फोल्डर को कीबोर्ड के द्वारा कैसे कॉपी किया जा सकता है। तो इसका आंसर में लिखेंगे कि फाइल फोल्डर कैन बी कॉपीड यूजिंग कीबोर्ड बाई फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। नीचे दिए हुए स्टेप्स को हम ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर। सबसे पहले फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। फिर बी में है प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द फाइल और द फोल्डर। फिर Ctrl+C करेंगे कॉपी करने के लिए फाइल और या फोल्डर को। सी में ओपन द डेस्टिनेशन फोल्डर। फिर जिस फोल्डर में हमको इसको पेस्ट करना है उस फोल्डर को, डेस्टिनेशन फोल्डर को ओपन करेंगे। डी है Ctrl+V प्रेस टू पेस्ट द कॉपीड फाइल। तो कॉपीड फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V को दबाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज इनोवेटर्स एंड एज एजेंट्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर में हमको डिस्कस करना है एंटरप्रेन्योर्स के रोल को इनोवेटर्स के रूप में और एजेंट्स के रूप में। तो इसमें आंसर में पहला लिखेंगे कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज इनोवेटर्स। तो एंटरप्रेन्योर के रोल को सबसे पहले इनोवेटर्स के रूप में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट बाय ब्रिंगिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इनटू द मार्केट। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है ना इनोवेट करते हैं यूनिक और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लाकर। इन मेनी केसेस दीज आर इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। और बहुत सारे केसों में ये इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते रहते हैं ऑलरेडी, या जो सर्विस एग्जिस्ट करता है या जो पहले से अवेलेबल होता है उसका। इनोवेशन फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प्स टू बूस्ट ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनोवेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है और ग्लोबल प्रेजेंस प्रोडक्ट और सर्विस का बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब एजेंट्स के ग्रुप में देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज एज दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशंस, इस्टेब्लिश एंटरप्राइजेज, सेट अप इंडस्ट्रीज एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज फॉर द इकोनॉमी। तो एंटरप्रेन्योर्स एक एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये परिवर्तन के एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ चेंज होते हैं। ये मौके को भांप लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और इकोनॉमी में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एनी 2 रीजन्स एज टू व्हाई एन इंडिविजुअल शुड स्ट्राइव फॉर बिकमिंग अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ ए जॉब सीकर एंड ऑप्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एज हिज हर करियर। तो 2 रीजन बताना है कि क्यों एक आदमी को नौकरी खोजने वाले के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर के रूप में चुनना चाहिए। ऐसा लिखेंगे
कि सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज करियर, कि करियर के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप का जो महत्व है, फर्स्ट है कि नर्चर्स डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। ये जो है ना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देता है, नर्चर करता है, इसको डेवलप करता है। सेकेंड है इनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और ये जो है ना इनेबल करता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं, इसमें हम लोगों को 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 20-30 वर्ड्स में, और टोटल 8 मार्क्स इसमें हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें 2 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस हमको बताना है मार्केटिंग मिक्स का। आंसर लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट है मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन परसुइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग एज इट सर्व्स एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स। तो मार्केटिंग मिक्स जो है ना हेल्प करता है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग के लिए, क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन का ग्राहकों के साथ में, दस फोकसिंग ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स, जिसके कारण जो ग्राहक है ना बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं डायरेक्ट लिंक के कारण। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, इससे जो है ना सेल्स बढ़ता है और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। सेकेंड है मार्केटिंग मिक्स गिव्स कंसिडरेशन टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। ये जो मार्केटिंग मिक्स होता है ये अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं मार्केटिंग सिस्टम के उसको एक कंसिडरेशन में लाता है। फॉर इंस्टेंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स फीचर्स एंड ब्रांडिंग पैकेजिंग एक्सेट्रा। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसमें कितने फीचर हैं, किस प्रकार का ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है। द डिफरेंट मीडिया रिक्वायर्ड इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स। अलग अलग मीडिया में प्रमोट करना किसी भी प्रोडक्ट को डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके फीचर कैसे हैं। इसमें क्वेश्चन 12 है मेंशन एनी 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। तो देखिए इफेक्टिव सेगमेंटेशन के 2 रिक्वायरमेंट को मेंशन करना है। आंसर है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, फर्स्ट है द सेगमेंट शुड बी मेजरेबल, ये जो सेगमेंट है ना मेजरेबल होना चाहिए। सेकेंड है द सेगमेंट शुड बी एक्सेसिबल, और जो सेगमेंट है वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रूहान इज अ सेल्समैन, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑफन ट्राइज टू अप्रोच एवरीवन फॉर सेलिंग द गुड्स। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रोहिणी सजेस्टेड हिम टू अप्रोच गुड प्रोस्पेक्ट्स। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोस्पेक्ट्स। तो देखिए रूहान एक सेल्समैन है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और उसका अप्रोच जो है ना सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसकी एक सहेली है या दोस्त है रोहिणी, जो सजेस्ट करती है उसको कि वो गुड प्रॉस्पेक्ट्स को अप्रोच करे। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म बताना है गुड प्रॉस्पेक्ट्स का। आंसर लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रॉस्पेक्ट्स, फर्स्ट है ही शुड फील द नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि उसको जो प्रोडक्ट है ना उसके नीड को फील करना होगा। दिस कैन बी प्री एग्जिस्टिंग आर कैन बी क्रिएटेड एज वेल, ये प्रोडक्ट पहले से भी मार्केट में हो सकता है या नया प्रोडक्ट वो क्रिएट कर सकता है। सेकेंड है इन सम केसेस द प्रोस्पेक्ट नीड्स अ लाइसेंस और लीगल कैपेसिटी टू बाई द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू बाई द मेडिसिन, लाइसेंस टू बाई अ गन एंड ओनली अ मेजर कैन बाई एल्कोहल। तो देखिए कुछ केसों में जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लीगल कैपेसिटी की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे कि एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मेडिसिन खरीदने के लिए, और बाकी जैसे गन चाहिए, गन खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स में उसको एक लीगल लाइसेंस का ज़रूरत होता है या लीगल कैपेसिटी का ज़रूरत होता है। क्वेश्चन 14 है इनुमरेट टिप्स फॉर मेकिंग सेल्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। तो देखिए इसमें जो है ना पूछ रहा है कि सेल्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे होगा, इसके क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। आंसर है टिप्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, कि प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के टिप्स हैं। फर्स्ट है इट शुड बी सिंपल, ये सिंपल होना चाहिए। सेकेंड इट शुड बी कन्विंसिंग, ये कन्विंसिंग होना चाहिए। थर्ड है इट शुड बी इन द लैंग्वेज द कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये कस्टमर के समझ में आने वाले लैंग्वेज में होना चाहिए। और फोर्थ है इट शुड बी मेड फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, और एक ग्राहक के अनुसार बना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई इज एथिक्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन सेल्स, स्टेट एनी 2 रीजन्स। कि एथिक्स जो है ना सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इसके 2 रीजन हमको लिखना है। आंसर है एथिक्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन सेल्स बिकॉज, एथिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में क्योंकि फर्स्ट है इट लेंड्स इंटीग्रिटी टू अ सेल्स पर्सनस बिहेवियर, क्योंकि यह सेल्स पर्सन के व्यवहार के साथ में इंटीग्रिटी लाता है। बी है
इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंपनीज रेपुटेशन, इससे कंपनी का रेपुटेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होता है। क्वेश्चन 16, आई कॉन्टैक्ट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या आई कॉन्टैक्ट जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन में, इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। आंसर है रीजन्स वाई आई कॉन्टैक्ट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि क्यों आई कॉन्टैक्ट जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेटिंग में। फर्स्ट है आई कॉन्टैक्ट क्रिएट्स एंड इंडिविजुअल कम्युनिकेटिंग, तो आई कॉन्टैक्ट क्रिएट करने पे जो इंडिविजुअल है ना उसका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। सेकेंड है आई कॉन्टैक्ट कन्फर्म्स टू द स्पीकर दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग, और आई कॉन्टैक्ट से पता चलता है स्पीकर को बोलने वाले को कन्फर्म होता है कि आप जो है ना ध्यान से उसको सुन रहे हैं। अगला में देखिए 5 में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 से 80 वर्ड्स के लिमिट में, 4 3 या 12 मार्क्स इसमें मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है कि एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मीडिया इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स, डिस्कस एनी 4 अदर वेज टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए एडवर्टाइजिंग जो होता है अलग अलग मीडिया में एक बहुत ही कॉमन और ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस फर्म के द्वारा प्रमोशन करने के लिए। इसमें पूछ रहा है कि 4 और तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन होता है वो कैसे हो सकता है। आंसर है वेज ऑफ प्रमोशन अदर देन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को छोड़कर जो वेज ऑफ प्रमोशन है इसमें पहला है सेल्स प्रमोशन, कॉमनली यूज टू ऑब्टेन एन इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन के द्वारा शॉर्ट टर्म सेल्स को बढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल्स कूपन्स एंड स्पेशल ऑफर्स, लॉयल्टी कार्ड्स, कूपन्स, प्राइस प्रमोशंस। तो इसमें जो है ना कूपन्स, स्पेशल ऑफर्स होते हैं, लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, कूपन्स आता है, प्राइस प्रमोशंस होते हैं। सेकेंड है पब्लिक रिलेशंस, दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद द ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पब्लिक। तो इसमें जो है ना पब्लिक के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। द आर्ट ऑफ गुड पब्लिक रिलेशंस इज नॉट ओनली टू ऑब्टेन फेवरेबल पब्लिसिटी विद इन द मीडिया बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू हैंडल सक्सेसफुली नेगेटिव अटेंशन। तो गुड पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि केवल फेवरेबल पब्लिसिटी ना हो मीडिया में, बल्कि जो नेगेटिव अटेंशन है ना उसको भी सक्सेसफुली हैंडल किया जाए। क्वेश्चन थर्ड है डायरेक्ट मेल, इट इज सेंडिंग ऑफ पब्लिसिटी मटेरियल टू अ नेम्ड पर्सन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट मार्केटिंग कैन कम इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स एंड मेल ऑर्डर। तो डायरेक्ट मेल में क्या होता है कि इसमें जो पब्लिसिटी मटेरियल होता है वो एक व्यक्ति को भेजा जाता है संगठन के द्वारा, और ये जो है ना पोस्ट, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स और मेल ऑर्डर के फॉर्म में हो सकता है। 4 है पर्सनल सेलिंग, सेलिंग अ प्रोडक्ट सर्विस 1 to 1, तो एक एक करके किसी को बेचना व्यक्तिगत तौर पे। दिस कैन एदर बी डन फेस टू फेस, डोर टू डोर, आर टू द फोन, ओवर द फोन। तो ये जो है ना फेस टू फेस भी हो सकता है, डोर टू डोर हो सकता है और फ़ोन पे भी हो सकता है। क्वेश्चन 18 है रौनक इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन अ बिजनेस फर्म डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ही विशेस टू कंसिडर द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होल कंट्री एंड प्रोड्यूस एंड सेल द गारमेंट्स टू टारगेट मार्केट अकॉर्डिंगली। तो रौनक जो है एक मार्केटिंग मैनेजर एक बिजनेस फर्म का, जो कि बिजनेस फर्म क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर कर रहा है और रेडीमेड गारमेंट को बेच भी रहा है। वो जो है ना जो पूरा देश है उसके पॉपुलेशन के कंपोजिशन को कंसिडर करना चाहता है ताकि वो प्रोड्यूस करे, सेल करे गारमेंट्स को मार्केट के अकॉर्डिंगली, टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली। आंसर है व्हिच बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय रौनक। तो देखिए इसके आंसर में लिखेंगे कि बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कंसिडर्ड बाय रौनक इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि वो जो है ना पॉपुलेशन को ध्यान में देख के कर रहा है, तो जो सेगमेंटेशन होगा वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। अब इसका भी क्वेश्चन है कि स्टेट द 6 फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन एबव। ते में हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन फाइंड आउट किया है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, उसके 6 फैक्टर हमको लिखना है। तो इसमें पहला है एज, द टेस्ट एंड नीड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर डिफरेंट। चिल्ड्रन नीड्स टॉयज, बुक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, व्हाइल द नीड्स ऑफ एल्डर्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो जो बच्चे होंगे उनके टेस्ट और नीड्स जो है अलग अलग होंगे एज ग्रुप के हिसाब से, और जो बड़े होंगे उनके अलग होंगे। Hence the marketer has to see that the product they have produced is for all age groups। इसलिए जो मार्केटर है ना उसको सभी एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, और फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। बी है जेंडर, द मार्केटर कैन आल्सो सेगमेंट हिज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मेल फीमेल, तो उसको मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली भी मार्केट को देखना पड़ेगा। सी है इनकम, सेगमेंटेशन में भी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। और सेगमेंटेशन जो है ना वो इनकम लेवल के बेसिस पे भी होना चाहिए, जैसे कि हायर इनकम, मिडिल इनकम या लोअर इनकम।
और डी एजुकेशन लेबर ये होता है लिटरेट, इलिटरेट, हाईली एजुकेटेड सेगमेंट्स। तो वो लोग जो है ना लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, इसके ऊपर भी सेगमेंटेशन हो सकता है। मे बी मेड एज पर एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, और इसको एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल के अनुसार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 19 है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द कस्टमर्स में रेज ऑब्जेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सच को ऑब्जेक्शंस नीड टू बी टेकल्ड बाय द सेल्स पर्सन कॉशियसली, डिस्कस हाउ शुड सेल्समैन हैंडल ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू हाई प्राइस एंड ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोकास्टिनेशन। तो देखिए प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर्स बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के फॉर्म में क्रिएट करते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको टेकल करना चाहिए सेल्समैन को बहुत ही सावधानी से। हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि एक सेल्समैन कैसे ऑब्जेक्शन जो रिलेटेड है हाई प्राइस या ऑब्जेक्शन जो रिलेटेड है प्रोकास्टिनेशन को सॉल्व करेगा। आंसर है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। पहला है ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू हाई प्राइस। द सेल्स पर्सन कैन ट्राई टू कन्विंस द बायर बाय टेलिंग द कस्टमर दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ वैल्यूएबल वुड इट बी फॉर हिम। तो देखिए जब हाई प्राइस होगा तो सेल्समैन को बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में है बाकी प्रोडक्ट के कंपेरिजन में, इसलिए वैल्यूएबल है। इफ स्टिल द कस्टमर इज नॉन कन्विंस्ड देन ही कैन ऑफर सम अदर अल्टरनेटिव व्हिच इज आप लेसर वैल्यू इन द सूट्स हिज पॉकेट। अगर कस्टमर इसके बाद भी कन्विंस नहीं है तो उसको कम कीमत का चीज़ उसको दिखाना होगा। सेकेंड है ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोकास्टिनेशन लेम एक्सक्यूजेज। अगर प्रोकास्टिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो द सेल्स पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट सम पीपल टेक टाइम टू डिसाइड एंड कैन नॉट टेक इमीडिएट डिसीजन टू बाई अ प्रोडक्ट। तो सेल्स पर्सन को समझना होगा कि कुछ लोग जो है ना टाइम लेते हैं डिसाइड करने में और तुरंत किसी चीज़ को खरीदते नहीं हैं। The only way to handle this kind of objection is to ask for a future commitment to buy from the customer। इस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने का एकमात्र तरीका है कि कस्टमर से फ्यूचर कमिटमेंट ले लें। एज फार एज पॉसिबल द सेल्समैन शुड ट्राई टू फिक्स अप मीटिंग इन सम फ्यूचर डेट इन ऑर्डर टू मूव द सेल फॉरवर्ड। और जहाँ तक हो सके सेल्स पर्सन को क्या करना होगा कि फ्यूचर में एक डेट फिक्स करना होगा ताकि सेल जो है फॉरवर्ड हो जाए। क्वेश्चन 20 एक्सप्लेन व्हाट्स आर कंपनी इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी प्रोसेस्ड बाय सेल्समैन इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिस्कस कॉन्फिडेंटली विथ हिज प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो इसमें बताना चाहिए कि कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना किस प्रकार से प्रोसेस हो एक सेल्समैन के द्वारा ताकि वो डिस्कस करने में कॉन्फिडेंट फील करे प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ में। तो आंसर है सेल्समैन शुड हैव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिस्कस कॉन्फिडेंटली विथ हिज प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो सेल्समैन को निम्न इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो जो है ना ऑर्डर से रिलेटेड जो है कॉन्फिडेंट फील करे अपने प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ में। फर्स्ट है ही शुड बी फेमिलियर विद वेरियस प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स, द नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन ईच प्रोडक्ट लाइन, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइजेज, पर्टिकुलर फीचर्स एंड एडवांटेजेज एंड बेनिफिट्स। तो उसको जो परिचित होना चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स के साथ में, वेरिएंट के साथ में, जो भी प्रोडक्ट लाइन में है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज और पर्टिकुलर फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट के साथ में। Second, he should know the operations and applications of the products along with the level of quality control to convince his buyers how his company's product quality and service is better in comparison to his competitors। तो उसको जो है ना वो ऑपरेशन एप्लीकेशन सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी उसको मालूम होना चाहिए ताकि जो बायर्स है ना उसको ये कन्विंस कर सके और बता सके कि जो कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी है और सर्विस है बाकी जो कंपटीटर हैं उनके कंपेरिजन में ये बेटर है। थर्ड है नॉलेज ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, केस डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट पॉलिसीज टू नेगोशिएट एंड क्लोज द डायरेक्शन। उसको नॉलेज होना चाहिए प्राइसिंग पॉलिसी का, केस डिस्काउंट्स का, क्रेडिट पॉलिसी का, जिससे वो नेगोशिएट कर सके और ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सके। फोर्थ है नॉलेज ऑफ एक्सचेंज पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज और फ्री शिपिंग फैसिलिटी। उसको नॉलेज होना चाहिए एक्सचेंज पॉलिसी का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का और फ्री शिपिंग फैसिलिटी का। क्वेश्चन 21 है डिस्कस एनी 4 नेगोशिएशन स्किल्स रिक्वायर्ड बाय सेल्समैन इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेस इन देयर करियर। यहाँ पे हमको डिस्कस करना है 4 नेगोशिएशन स्किल जो कि रिक्वायर्ड होता है एक सेल्समैन को ताकि वो इंश्योर कर ले कि अपने करियर में उसको सक्सेस मिले। अब इसके आंसर में लिखेंगे नेगोशिएशन स्किल्स। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना। बिफोर इंटरिंग अ बार्गेनिंग मीटिंग अ स्किल्ड नेगोशिएटर शुड प्रिपेयर फॉर डिस्कशन इन द मीटिंग। कि बार्गेनिंग मीटिंग में इंटर करने के पहले एक स्किल्ड नेगोशिएटर जो है ना वो डिस्कशन जो मीटिंग में होगा उसके लिए प्रिपेयर करेगा। One should collect information regarding buyers' objectives, attitudes, personality, financial position, expectations, likes and dislikes and priorities। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा जो कि बायर से रिलेटेड होगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या है, उसका पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स और डिसलाइक्स और प्रायोरिटीज क्या क्या हैं। सेकेंड डिस्कशन, अ ब्रीफ डिस्कशन एमंग द पार्टीज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर पार्टीज बिहेवियर।
तो एक छोटा सा डिस्कशन जो है ना पार्टी के साथ में कर लेगा ताकि उसका व्यवहार को समझ सके जो कि अदर पार्टी का है, इंटेंशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को भी समझ जाए। वन शुड बी अ पेशेंट लिसनर टू बी फॉलोड बाई पॉजिटिव टॉकिंग बिहेवियर, और एक धैर्यपूर्वक सुनने वाला होना चाहिए और पॉजिटिव टॉकिंग बिहेवियर वाला होना चाहिए। थर्ड है एक्टिव लिसनिंग। नेगोशिएटर्स हैव द स्किल्स टू लिसन एक्टिवली टू द अदर पार्टी ड्यूरिंग डिस्कशन। नेगोशिएटर में वो स्किल होना चाहिए ताकि वो एक्टिवली सुन सके अदर पार्टी के डिस्कशन को। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द एरियाज फॉर कंप्रोमाइज टू स्ट्राइक अ डील। इससे जो है ना वो एरिया फाइंड आउट कर लेगा कि कहाँ पे कंप्रोमाइज करके वो डील को स्ट्राइक करेगा। फोर्थ है प्रोपोजिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन द सेलर बायर शुड सेंड अ प्रपोजल फॉर फाइनल नेगोशिएशंस। अब प्रपोजिंग के टाइम में जो डिस्कशन किस पॉइंट पे सेलर और बायर जो है ना वो क्या करेंगे, फाइनल नेगोशिएशन का प्रपोजल भेजेंगे। When one party initiates a proposal, the other party should treat the proposal with respect, seek clarification if required, etc. अगर एक पार्टी जो है ना प्रपोजल को इनिशिएट करता है तो दूसरा पार्टी को उस प्रपोजल को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ में देखना चाहिए, लेना चाहिए और ज़रूरत होगा तो क्लियरिफिकेशन भी लेना चाहिए।